दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग चोल साम्राज्य से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत में ग्रामीण प्रशासन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। पंचायती राज शब्द का शाब्दिक अर्थ है 5 लोगों द्वारा शासन, और यह ग्राम परिषदों की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो पारंपरिक रूप से ग्रामीण भारत में मौजूद थी। इस व्यवस्था को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था, लेकिन भारत में यह प्रणाली बहुत पहले से और बहुत व्यवस्थित रूप में प्रचलित थी। हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य ने न सिर्फ बेहतरीन और बेजोड़ स्थापत्य कला वाले मंदिरों का निर्माण किया, बल्कि स्थानीय स्वशासन के व्यवस्थित स्वरूप से भी हमारा परिचय कराया। चोल वंश दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित राजवंश था, जिसने लगभग 9वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। इस राजवंश ने अपनी सीमाएं श्रीलंका तक प्रसारित कर ली थीं। चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चोल राजाओं की विशिष्टता उनके प्रभावशाली शासन, मंदिर निर्माण, कला, साहित्य और समुद्री व्यापार में निहित है। आज के इस आर्टिकल में हम चोल वंश, उसके ग्रामीण प्रशासन और विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस वंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। चोल वंश का उल्लेख प्राचीन तमिल साहित्य और शिलालेखों में मिलता है। इस वंश ने दक्षिण भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। इस वंश का उदय 9वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, जब विजयालय चोल ने तंजावुर को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश के अवसान का लाभ उठाते हुए चोल साम्राज्य को विस्तारित किया। राजराज चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने इस वंश को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। मध्यकाल चोलों के लिए पूर्ण शक्ति और विकास का युग था। राजा आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम जैसे राजाओं ने इस साम्राज्य की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। उनके बाद राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने तमिल क्षेत्र में राज्य का विस्तार किया। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक राजेंद्र चोल हुए। राजेंद्र चोल शक्तिशाली राजराज चोल के उत्तराधिकारी थे। राजेंद्र प्रथम गंगा तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से गंगा का विक्टर कहा जाता था। उनके शासनकाल को चोलों का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। चोल साम्राज्य की यह भव्यता 13वीं शताब्दी की शुरुआत में पांड्यों के आगमन तक चली। चोल साम्राज्य के इतना शक्तिशाली होने के पीछे सबसे मुख्य वजह उनकी प्रशासनिक कुशलता थी। आइए इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तार से समझते हैं। चोल वंश की प्रशासनिक संरचना अत्यंत संगठित और कुशल थी। चोलों ने प्रशासन को केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय इकाइयों में विभाजित किया था। चोल साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन राजा के नेतृत्व में चलता था। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था और उसे मंत्रियों की एक परिषद का सहयोग मिलता था। इन मंत्रियों में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सेनापति शामिल थे। केंद्रीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना था। हालांकि कुशल प्रशासन के लिए चोल साम्राज्य के शासन को विकेंद्रीकृत किया गया था। चोल साम्राज्य को मंडलम, वलनाडु और नाडु नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत का शासन एक राज्यपाल या वेलार के अधीन था, जो राजा द्वारा नियुक्त होता था। राज्यपालों की मुख्य जिम्मेदारी थी प्रांतों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करना। चोल वंश का स्थानीय प्रशासन अत्यधिक कुशल था। स्थानीय स्तर पर प्रशासन का संचालन ग्राम सभाओं या उर के माध्यम से होता था। ये सभाएं अत्यधिक स्वायत्त थीं। ग्राम सभा का कार्यक्षेत्र न्यायिक, वित्तीय और सामाजिक मामलों से संबंधित था। यह लोकतांत्रिक प्रणाली चोल वंश की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। चोल वंश की सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की नींव उसके व्यवस्थित स्थानीय प्रशासन में थी। आइए चोलों के स्थानीय प्रशासन को विस्तार से समझते हैं। चोल वंश के शासनकाल में ग्राम सभा शासन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संगठित प्रणाली थी, जिसने साम्राज्य के
समृद्धि और स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोल प्रशासन की यह विशेषता थी कि उन्होंने स्थानीय स्वायत्तता और जन सहभागिता पर जोर दिया। इस प्रणाली को आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रारंभिक रूप भी माना जा सकता है। चोल वंश के ग्राम शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम सभा थी, जिसे उर सभा या महासभा के नाम से जाना जाता था। ग्राम सभाएं गांव की प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय मसलों का संचालन करती थीं। ग्राम सभाओं का गठन विभिन्न प्रकार की समितियों के माध्यम से किया जाता था, जो विभिन्न कार्यों और उत्तरदायित्वों को संभालती थीं। उर में भूमि का स्वामित्व सामान्यतया सभी जातियों के लोगों के पास होता था, जबकि सभा ब्राह्मणों द्वारा बसे गांवों में पाई जाती थी। इस सभा के सदस्य मुख्य रूप से ब्राह्मण होते थे और यह धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होती थी। नाडु एक क्षेत्रीय सभा होती थी जो कई गांवों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी और उच्च स्तर पर प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों का संचालन करती थी। ग्राम सभाओं की संरचना और कार्यप्रणाली अत्यंत संगठित और नियमबद्ध थी। ये विभिन्न समितियों द्वारा अपने कार्य का संचालन करती थीं, जैसे वेल्लान वागई समिति, एरिवोलई समिति, तोट्टावारम समिति आदि। वेल्लान वागई समिति कृषि और भूमि संबंधी मामलों का प्रबंधन करती थी। एरिवोलई समिति जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था का संचालन करती थी, तो तोट्टावरम समिति कर संग्रह और वित्तीय मामलों का प्रबंधन करती थी। पोरुप्पु समिति सुरक्षा और कानून व्यवस्था का ध्यान रखती थी। ग्राम सभाओं के सदस्य एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते थे। उम्मीदवारों का चयन एक विशेष प्रकार के मतपत्र के माध्यम से किया जाता था, जिसे कुडवोलाई प्रणाली कहा जाता था। इसमें ग्राम के योग्य व्यक्तियों के नामों को ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था और उन्हें एक पात्र में रखा जाता था। पात्र से नाम निकालकर सदस्यों का चयन किया जाता था। इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की संभावना को कम किया जाता था। ग्राम सभा में महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। हालांकि उस समय का समाज पितृसत्तात्मक था, फिर भी कुछ हद तक महिलाएं ग्राम सभाओं में हिस्सा लेती थीं। विशेष रूप से धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। इतने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा और मजबूती के लिए एक सुदृढ़ सैन्य और मजबूत अर्थव्यवस्था भी जरूरी थी। आइए चोलों के सैन्य संगठन और अर्थव्यवस्था को विस्तार से समझते हैं। चोल वंश का सैन्य संगठन अत्यधिक संगठित और सुदृढ़ था। उनकी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी दल और नौसेना शामिल थे। चोलों की नौसेना विशेष रूप से प्रसिद्ध थी, जो दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री अभियान करने में सक्षम थी। अपनी सुसंगठित नौसेना के बल पर ही चोल राजाओं ने श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न द्वीपों पर विजय प्राप्त की। ये नौसेना समुद्री सीमाओं को समुद्री डाकुओं से भी सुरक्षित रखती थी, जिससे राज्य में व्यापारियों को समुद्री व्यापार करने में सुरक्षा प्राप्त होती थी। वहीं अगर चोल वंश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो चोलों की अर्थव्यवस्था अत्यंत उन्नत और संगठित थी। कृषि, व्यापार और शिल्प उद्योग चोल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ थे। कृषि चोल अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। चोल वंश के राजाओं ने सिंचाई प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिया और कावेरी नदी के डेल्टा में बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाएं चलाईं। चोलों ने जलाशयों, नहरों और बांधों का निर्माण किया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। वहीं अगर व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो चोल वंश के शासनकाल में व्यापार अत्यंत समृद्ध था। उनका समुद्री व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अरब देशों तक फैला हुआ था। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और अपने बंदरगाहों को व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। चोल वंश के समय तंजावुर, नागपट्टिनम और कांचीपुरम प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। चोल काल के दौरान शिल्प उद्योग भी अत्यंत उन्नत अवस्था में था। वस्त्र निर्माण, धातुकर्म और मूर्तिकला चोल काल के मुख्य शिल्प थे। कांचीपुरम में बने रेशमी वस्त्र और तंजावुर की कांस्य मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध थीं। चोल मूर्तिकला ने कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेषकर नटराज की कांस्य मूर्तियों में। गौरतलब है कि नटराज मूर्ति शिव के तांडव रूप को प्रदर्शित करती है। चोल वंश ने भारतीय कला और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कला, साहित्य और वास्तुकला ने दक्षिण भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। चलिए चोलों के साहित्य और वास्तुकला में योगदान पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चोल वास्तुकला अपने उत्कृष्ट मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है।
यह मंदिर अपनी भव्यता, विशालता और नक्काशीदार शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। चोलों ने कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण किया जो आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बने हुए हैं। वहीं अगर साहित्य की बात करें तो चोल वंश के समय तमिल साहित्य का स्वर्ण युग था। इस काल में कई महत्वपूर्ण तमिल काव्य और ग्रंथों की रचना हुई। चोल राजाओं ने साहित्यकारों और कवियों को संरक्षण दिया, जिससे तमिल साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। शिल्पाधिकारम और मणिमेखली जैसे महाकाव्यों की रचना इसी काल में हुई। चोल वंश के समय संगीत और नृत्य कला का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। भरतनाट्यम का विकास इसी काल में हुआ। चोलों ने मंदिरों में नृत्य और संगीत के आयोजन को बढ़ावा दिया। चोलों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को समान रूप से सम्मान दिया। अब बात अगर निष्कर्ष की करें तो चोल वंश का पतन 13वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, जब पांड्य वंश ने चोलों को पराजित कर दिया। हालांकि चोल वंश की विरासत आज भी जीवित है। इस वंश ने 500 वर्ष के शासनकाल में दक्षिण भारतीय इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रशासनिक कुशलता, सैन्य संगठन, आर्थिक समृद्धि, कला, साहित्य और धर्म की उन्नति ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। चोल वंश की उपलब्धियां और उनकी विरासत आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं और उनका अध्ययन भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराइयों को समझने में सहायक है। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। वर्तमान पंचायती राज प्रणाली चोलों की ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था का आधुनिक रूप है। इस कथन को उचित तर्कों और तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।